दीपक जो एक भरतपुर में बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करता था। कंपनी का मालिक रमेश दीपक को अपने केबिन में बुलाता है। दीपक, तुम्हें कंपनी की तरफ से सीतापुर भेजा जा रहा है। वहाँ का काम तुम्हें देखना है। वहाँ मेरी एक कंपनी और है, और हाँ, कंपनी की तरफ से तुम्हें रहने के लिए एक बंगला दिया जा रहा है। मेरा वहाँ बंगला खाली पड़ा है, तो तुम वहीं रहोगे। तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर। काम खत्म होने के बाद दीपक अपने घर जाता है और अपनी बीवी सोनिया को बताता है। सोनिया, ओ सोनिया, तुम्हें पता नहीं है मैं आज कितना खुश हूँ। अरे क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। मेरी पोस्टिंग हो गई है सीतापुर में, और हाँ, हमें रहने के लिए वहाँ बड़ा सा बंगला मिला है। अब हमें इस टूटे फूटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। सोनिया ये सुनकर थोड़ी मायूस सी हो जाती है। बात तो खुशी की है, पर मैं वहाँ पर और अकेली पड़ जाऊंगी। काश हमारा भी कोई बच्चा होता तो अकेलापन महसूस ही नहीं होता। सोनिया, तुम अपने आप को दुखी मत करो। अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, बस 3 साल ही तो हुए हैं। देखना, भगवान हमारी जरूर सुनेगा। तुम ठीक कहते हो। दीपक और सोनिया अपने घर का सारा सामान बांधते हैं और सीतापुर में बने घर में पहुंचते हैं। घर बहुत बड़ा था। घर में पहुंचते ही उन्हें वहां एक औरत दिखती है, पुष्पा, जो बंगले की देखभाल करती है। राम राम साहिब। राम राम मेम साहिब, मैं यहाँ की देखरेख करती हूँ। आपके आने की सूचना मुझे कमिश्नर साहब ने दे दी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, सामान अंदर रखवा दो। दीपक और पुष्पा सामान अंदर रख रहे होते हैं। सोनिया वहीं खड़ी होती है। उसकी नजर एक 6-7 साल के बच्चे पर टिकी थी, जो बंगले में ही बॉल से खेल रहा था। खेलते खेलते वो बच्चा भी सोनिया को देखने लगता है और मुस्कुराने लगता है। शायद ये उस काम वाली पुष्पा का बेटा है। अंदर से दीपक की आवाज आती है। सोनिया, कहाँ रह गई तुम? अंदर आओ। आती हूँ। जैसे ही सोनिया की नजर हटती है, वो बच्चा वहाँ से गायब हो चुका होता है। अरे, वो बच्चा कहाँ गया? अभी तो यहीं खेल रहा था। रात हो जाती है। सोनिया और दीपक खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात हो चुकी होती है। सोनिया को बहुत प्यास लगती है। वो उठकर किचन में पानी पीने जाती है। वो वहाँ खड़ी होकर पानी पी रही होती है कि उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से बाहर झांक कर देखती है। अरे, ये तो पुष्पा का बेटा है, पर ये इतनी रात में भी बॉल से खेल रहा है। इसकी माँ को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है क्या? इतनी रात को कौन बच्चा खेलता है भला? सोनिया उसे ध्यान से देख ही रही होती है कि वो बच्चा भी सोनिया को घूर घूर कर देखने लगता है। तभी सोनिया देखती है कि उस बच्चे की आंखें लाल लाल चमक रही हैं। वो ये देखकर पीछे हट जाती है और जोर से चीखती है। चीख सुनकर दीपक किचन में आ जाता है। क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? वो बाहर। दीपक खिड़की से बाहर देखता है। क्या बाहर? बाहर कुछ भी तो नहीं है। सोनिया सोचने लगती है कि दीपक को वो बच्चा क्यों नहीं दिखा। फिर वो ज्यादा नहीं सोचती और दोनों सोने चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। पुष्पा काम में लगी होती है। दीपक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और सोनिया सोफे पर चुपचाप बैठी सोच रही होती है। मुझे पुष्पा से उस बच्चे के बारे में पूछना चाहिए। सोनिया जैसे ही पुष्पा से पूछने जाती है, सोनिया को अचानक चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। दीपक सोनिया के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। सोनिया होश में आ जाती है। दीपक सोनिया को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर चेक करता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो बेहोश क्यों हो गई थी? इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। ये सुनकर दीपक और सोनिया बहुत खुश होते हैं। देखा, ये बंगला हमारे लिए कितना लकी है। यहाँ आए हुए हमें अभी 2 दिन ही हुए हैं, और देखो, आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। हाँ दीपक, तुम सही बोल रहे हो। फिर दोनों घर आ जाते हैं। पुष्पा, आज से तुम्हें सोनिया का ज्यादा ध्यान रखना है। वो माँ बनने वाली है। ठीक है साहिब। दीपक ऑफिस चला जाता है। पुष्पा किचन में काम कर रही होती है और सोनिया बेड पर लेटी हुई आराम कर रही होती है। तभी वो बच्चा सोनिया के पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे, तुम यहाँ? तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम्हारा नाम क्या है? पर वो बच्चा कुछ नहीं बोलता। अच्छा बताओ, तुम स्कूल जाते हो? फिर भी बच्चा कुछ नहीं बोलता और वो बच्चा सोनिया के पेट पर अपना हाथ फेरने लगता है। सोनिया ये देखकर चौंक जाती है। इस बच्चे को कैसे पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ? पूछती हूँ, तुम्हें कैसे पता? तभी वो बच्चा डरावनी आवाज में हंसने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। सोनिया ये सब देखकर और भी डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
शायद वो बच्चा थोड़ा शैतान है इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। अगली सुबह सोनिया किचन में कुछ काम कर रही होती है। अचानक मिक्सी चलते चलते बंद पड़ जाती है। तभी दीपक किचन में आ जाता है। क्या हुआ सोनिया? शायद मिक्सी खराब हो गई है। कोई बात नहीं, पुष्पा को बोलता हूँ इसे स्टोर रूम में रखाएगी। कल मैं नई मिक्सी ले आऊंगा। इतनी जरा से काम के लिए पुष्पा को क्या परेशान करना, मैं रख आऊंगी वहाँ। सोनिया स्टोर रूम में जाती है, हाथ में मिक्सी पकड़े। स्टोर में बहुत अंधेरा होता है, कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा होता। जैसे ही वो लाइट जलाती है वैसे ही क्या देखती है, वहाँ स्टोर रूम में वही लड़का पीट करके बैठा है और वो उससे पूछती है, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतने अंधेरे में। बच्चा अपना सिर घुमाता है। वो डरावनी सी शक्ल का था, लाल लाल आंखें, बिखरे बाल। ये देखकर सोनिया चिल्लाती है। दीपक और पुष्पा चीख की आवाज सुनकर स्टोर रूम में आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? वहाँ कोई है। यहाँ कोई नहीं है। पुष्पा इधर उधर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। मेम साहिब, वहाँ कोई नहीं है, मैंने अच्छे से देखा वहाँ। पर मैं सच बोल रही हूँ, वहाँ कोई था, डरावना सा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसी हालत में काम मत करो, ऐसे में थोड़े बुरे ख्याल आते ही हैं। अब चलो अपने रूम में और आराम करो। दीपक सोनिया को रूम में ले जाता है। पुष्पा स्टोर रूम का दरवाजा बंद ही कर रही होती है कि उसे भी कुछ डरावनी सी आवाज आती है। वो डर जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। दीपक, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। दीपक, जब से मैं इस बंगले में आई हूँ तब से कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम पूरा दिन अकेली रहती हो ना, सब उसी की वजह से लगता है तुम्हें। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल गया, कंपनी के काम से मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। मेरे पीछे तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। मैं पुष्पा को बोल जाऊंगा कि तुम्हारा ध्यान रखे। मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है, तुम अभी मत जाओ। सोनिया, नौकरी का सवाल है, जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है। अगले दिन दीपक चला जाता है। रात हो चुकी होती है। सोनिया अपने रूम में गहरी नींद में सो रही होती है। सोते सोते उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो क्या देखती है कि उसका पेट जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो दर्द से तड़प रही थी। तभी उसके पेट में हलचल सी होती है और ऊपर पेट से धीरे धीरे 2 हाथ बाहर निकलते हैं और हाथ के साथ पूरा बच्चा बाहर आ जाता है, जो कि देखने में साधारण बच्चा नहीं दिख रहा था, देखने में डरावना सा भूत जैसा। वो बच्चा अपना आकार बढ़ा लेता है, 6-7 साल के बच्चे की तरह। वो डरावना बच्चा सोनिया के पास जाता है और उसका गला दबाने लगता है। सोनिया जोर से चिल्लाती है, आह, बचाओ, बचाओ मुझे। सोनिया की चीख सुनकर पुष्पा वहाँ आ जाती है और रूम की लाइट जलाती है। क्या हुआ मेम साहिब? सोनिया अपना गला पकड़े हुई थी और चिल्ला रही थी, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेम साहिब, मेम साहब, मेम साहिब, मेम साहिब, यहाँ कोई नहीं है, आप अपने आप को छोड़ो। वहाँ कोई नहीं होता। मेरा पेट। पुष्पा भी उसका पेट देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि अभी तो सोनिया को सिर्फ 3 महीने ही हुए थे और उसका पेट दिखने में 9 महीने जैसा दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? कल तो मेम साहब का पेट इतना बड़ा नहीं था, एक ही दिन में इतना बड़ा पेट कैसे हो सकता है? सोनिया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। 2-3 दिन बीत जाते हैं। दीपक भी घर आ जाता है। वो भी सोनिया का पेट देखकर चौंक जाता है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर सोनिया का चेकअप करता है। डॉक्टर को सोनिया के पेट में बच्चा नहीं, कुछ अजीब सा दिखता है। उसे देखकर डॉक्टर बहुत डर जाता है। वो पसीने पसीने हो जाता है। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? और हाँ, ये सोनिया का पेट इतना बड़ा, अभी तो सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, ये कैसे संभव है? वो तुम्हारी पत्नी के पेट में कोई साधारण बच्चा नहीं दिख रहा, वो तो कोई शैतान जैसा, कोई भूत जैसा दिख रहा है। डॉक्टर, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम यहाँ से जाओ। मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। हम जब से इस बंगले में आए तब से कुछ अजीब सा हो रहा है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैंने ही तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया। सोनिया, अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो ये हम सबको मार देगा। और तुम्हारा क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सोनिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। दीपक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दूर खड़ी पुष्पा ये सब देख रही थी। वो उन दोनों के पास आती है और साहिब, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। शायद ये सब मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब, इस बंगले में जब भी कोई पति पत्नी आया, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जो आप दोनों के साथ हो रहा है यहाँ। मतलब तुम्हें सब पता था और तुमने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ बोलो ना, ये सब क्या है? अब हम क्या करें? तभी पुष्पा जोर जोर से हंसने लगती है। अगर मैं आप दोनों को ये सब पहले ही बता देती तो तुम दोनों यहाँ से भाग नहीं जाते, हाँ? और तभी पुष्पा चुड़ैल में बदल जाती है। दीपक ये कोई नौकरानी नहीं, चुड़ैल है। ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था सब इसकी वजह से ही हो रहा था। हाँ, तुमने सही कहा। ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो तुम्हारा नहीं, मेरा बच्चा है। जो तुम्हारा बॉस है जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, मैं कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। उस रमेश ने मेरी हत्या कर दी। मैं गर्भवती थी, उसे पता था, तब भी उसने मुझे मार डाला, मेरा गला दबाकर। पर क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरी औरत से प्यार करता था, इसलिए। तभी सोनिया की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके पेट में बहुत दर्द होता है। दीपक मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अब हम दोनों किसी को नहीं छोड़ेंगे, मिलकर सबको मार देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ भी हो जाए पर अपने पति को बचाऊंगी और इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। सोनिया कराहते हुए किचन में जाती है। वहाँ रखा चाकू उठाती है और अपने पेट में मार देती है। तभी सोनिया मर जाती है और जो उसके पेट में चुड़ैल का बच्चा था वो भी तभी मर जाता है। सोनिया, ये तुमने क्या किया? ये सब बॉस की वजह से हुआ है। हाँ, सिर्फ बॉस की वजह से हुआ है। दीपक पुलिस को खबर करके बंगले में बुलाता है और सब बताता है कि कैसे उसने अपनी पत्नी को मारा। पुलिस रमेश को पकड़कर ले जाती है। वहाँ चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है।